Next question, Shaista Khan Sahiba. Question number 115. Answer be taken and read. Supplementary कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. जैसा कि मिनिस्ट्री ने मुझे बड़ा अच्छा वाज़ेह जामे जवाब दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे कि सोलर पैनल्स का पंजाब में इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि गरीब आवाम को थोड़ी सी तवक्के रहती है हुकूमत पर. मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. अभी भी मैंने करंटली उनकी अभी सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई एम वेरी हैप्पी जी के ग्रेट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट. मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सोलर पैनल्स की तरफ फॉर द फेडरल भी तवज्जो दें, जैसे कि बर्डन कम हो. बहुत बहुत शुक्रिया जी. मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी साहब, आपकी तारीफ हुई है, अच्छा लगा. कोई बिजली के रेट बस कम करा दीजिए जी. मेहरबानी स्पीकर साहब. प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से चंद महीने पहले बलूचिस्तान के सूबे के लिए 56 बिलियन रुपीस का सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका कुछ हिस्सा तकरीबन 20% हुकूमत बलूचिस्तान फंड कारी है और बाकी फेडरल गवर्नमेंट. और हमारे 27,000 ट्यूबवेल्स जो इस वक्त कोयटा के नेशनल ग्रिड के ऊपर कनेक्टेड हैं, उनको सबको हम 20 लाख रुपए फी ट्यूबवेल की सब्सिडी दे के और हम ग्रिड से हटा रहे हैं. तो बलूचिस्तान के अंदर 55 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और वो इसी साल के अंदर पूरा भी होगा. तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ऐसे एरियाज़ के अंदर काफ़ी है जहाँ हमें रिटर्न भी मिलेगा और नेशनल ग्रिड के ऊपर से जो थेफ्ट का प्रेशर है वो भी कम होगा. शुक्रिया जी. सप्लीमेंट्री राना हयात खान साहब. जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी. एक तरफ तो हुकूमत बलूचिस्तान में सब्सिडी दे रही है और फ्री बिजली चला रही है, और नेस्को में मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि ISI की ड्यूटी लगा दी गई है चोरों को पकड़ने के लिए. पहले बिजली तो सस्ती करें. अगर इतनी महंगी बिजली में अगर कोई गलती कर बैठता तो उसके पर्चे दोगे तो फिर पूरी नेस्को को ही अंदर दे दो. पहले 15-20 रुपए यूनिट सस्ती करो और फिर सख्ती करो. मेरा ये सवाल है जी. सरदार साहब, मिनिस्टर फॉर पावर एनर्जी. सर, ये किसी ISI के हवाले किसी चीज़ को नहीं किया गया. हमारे एक स्पेशल यूनिट्स हमने कायम किए हैं जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, FIA और इंटेलिजेंस का जो हमारा जो नेटवर्क है वो तमाम मिलके यूनिट्स हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को टू रिड्यूस दी थेफ्ट एंड इम्प्रूव द रिकवरीज. हमने मुल्तान के अंदर इस चीज़ को आजमा चुके हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और ये अब बाकी 3 और डिस्कोर्स के ऊपर हमने इसको एक्सपैंड किया है. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश लाल साहब. रमेश लाल साहब. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब. क्वेश्चन नंबर 139. आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री कीजिए. स्पीकर साहब, गुजारिश ये है, इसमें जो जवाब दिया है मिनिस्टर साहब ने वो बहुत अच्छा दिया है. अंडरपास स्टार्ट हो चुकी है, पर इसमें जो है गोलड़ा मोड़ से जो I-14 में रास्ता जाता है वो कंप्लीट नहीं है और इधर एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर सिग्नल भी होना चाहिए. तो इस पे मिनिस्टर साहब की क्या है? थैंक यू जी. गुल असगर खान साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी. जी जनाब स्पीकर, इसके ऊपर जो गोलड़ा मोड़ का अंडर पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह 18/3/2024 को हमने स्टार्ट कर लिया था और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ट्रैफिक चल रही है. एज़ फार एज द जो सिग्नल इज़ कंसर्न तो वो CDA के सर रिव्यू में आता है, वो हमारे NHA के रिव्यू में नहीं आता सर.
जहाँ तक इनकी बाकी जो लिंकेज रोड्स की है तो वो भी CTA और उनके अंडर आते हैं, आपके रावलपिंडी अथॉरिटीज़ के अंडर सर। थैंक यू वेरी मच जी। सप्लीमेंट्री डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा। अच्छा, खुर्शीद अहमद जनेजो साहब सप्लीमेंट्री। सर मैं ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो है इस पे M8 के ऊपर बात करनी है। जिस तरह आपने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात नहीं कर सकते, जी। अगर आप इजाजत तो इस पे जरा थोड़ा बात करो, कम्युनिकेशन का मसला है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आप बात कीजिए। अगर उनको नहीं पता होगा तो सब ये फिर फ्रेश क्वेश्चन दे देंगे, मगर आप कर लीजिए सवाल। ठीक है जी, कर लीजिए सवाल, सवाल पूछ लीजिए। हाँ सर ये है कि ये M8 जो है, जो कंबर शदाब कोर्ट से और कबूल सईद खान तक है, ये तक 2022 में जो है फ्लड की वजह से पूरा जो है 15 किलोमीटर जो है वो तबाह हो चुका है। ये ग्वादर तक रास्ता जाता है। अब वो रोड तबाह होने के बाद जो है इसका ठेका भी हुआ 1923 के अंदर, और 6 महीने में इसको कंप्लीट होना था। उसके ऊपर तकरीबन जो बहुत से लोग जो है इसमें शहीद हो चुके हैं इसके एक्सीडेंट की वजह से। वो कंप्लीट कब करेंगे, कब इसको कब चलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मसला है। जी, गुल अजगर खान साहब, आप ये इसमें है नहीं, बट आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? M8 के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है, लेकिन अगर ये अपना अलग क्वेश्चन दे दें तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलें, फ्रेश क्वेश्चन कर दें। शुगुफ्ता जवानी साहब, आप पूछना चाह रही हैं? आपका बटन दबा हुआ है। सर मैंने इससे जो पहले वाला सवाल था उस वो पे तो बटन चला दबाया गया। था। चलें, फिर हम आगे आ जाती बारी। सैयद रफीउल्लाह साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 64। रफीउल्लाह साहब, क्वेश्चन नंबर मेरा पेज 4 देखिए, पेज 4। पेज आप गलत तो नहीं देख जी लिया? सर, मैं 178 सर जी, आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। थैंक यू स्पीकर साहब। मुझे जो मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है और गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है। वहाँ पर चूँकि ज़राअत का बहुत सारे ट्यूबवेल ऐसे हैं जो कि उस ज़माने में रजिस्टर नहीं हुए थे, उन लोगों सर इन लोगों का मसला तो हल करें। ये बेचारों का क्या मसला क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? वो पूरा है मेरे भाई, आप जो मर्जी कर लो। अच्छा, काउंट बी मेड, काउंट बी मेड। देखें, मैं काउंट करवाता हूँ, मगर खुदा का वास्ता है, अवाम के मसाइल के जो यहाँ जो मुश्किलात हैं, वो जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, इसका फ़ायदा उठाएं। मगर आप नहीं उठा रहे, कोरम करें। नहीं, पहले अब काउंट बी मेड। जी, यूसुफ खान साहब, माइक खुल गया जी, कहिए आप क्या करना चाह रहे थे? कोरम पॉइंट आउट। जी, कोरम पॉइंट आउट करते हैं, कोरम पूरा नहीं है। जी, काउंट बी मेड। ये जब तक कोरम पॉइंट आउट हो रहा है, मैं आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट एंड सॉरी बच्चों, आप लोगों को शोर में मैं आई वाज वेटिंग के शोर कम हो ताकि आपको रिकग्नाइज करें। पिशावर मिलेनियम स्कूल चारसदा आर सिटिंग इन द विजिटर्स गैलरी, वी वेलकम देम। वेलकम टू द नेशनल असेंबली।
112 members are present in the house. The house is in order. جی رفیع اللہ صاحب آپ کا سوال تھا پاور ڈویژن انرجی ڈویژن کا. بہت شکریہ سر. اب آپ دیکھ لیں جب عوامی ایشوز کی بات ہو, لوگوں کے مسائل کی بات ہو, تو یہ پھر ان کو پھر پتہ نہیں کون منع کرتا ہے کہ اس ٹائم آپ نے شور مچانا ہے اور لوگوں کے مسائل ایڈریس نہیں کرنا ہے. سر ویسے ایک چیز کی طرف تو توجہ دیں نا, یہاں سے جانوروں کی آواز کیوں آتی ہے؟ اچھا جی آپ سوال کیجئے یہ جو انرجی کے اوپر تھا. سر میں نے کہا کہ جس طرح بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ سبسڈی دے رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے, لیکن وہاں پر ایک ایشو بہت اہم یہ ہے, وہ ٹیوب جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہیں جو کہ وہاں موجود تھے, ان کا ایشو اس میں ریزالو نہیں ہو رہا ہے. میری خواہش ہوگی کہ ایک تو اس کو منسٹر صاحب اس ایشو کو ایڈریس کرے, کیونکہ بلوچستان گورنمنٹ کو بھی پرابلمز آ رہی ہیں. ایک آدمی کے 4 ٹیوبویل ہیں جس کے 2 رجسٹرڈ ہیں, 2 نہیں رجسٹرڈ ہیں, وہ رجسٹرڈ ہو نہیں رہے تھے اور نیڈ تھی لوگوں کی کہ لوگوں کو پانی چاہیے تھا, پانی نیچے چلا گیا, تو اس وجہ سے ٹیوبویل بڑھائے گئے ہیں. نمبر 1 سر. دوسری بات یہ ہے سر کہ ابھی ایک بل یہ موو کیا ہے پاور ڈویژن نے, جو انٹیریئر کمیٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو منسٹر صاحب اس فلور پر کمٹمنٹ کریں, روکیں کہ وہ لوگوں کے خلاف FIR کی بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چوروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن جس قسم کی آزادی یہ مانگ رہے ہیں وہ سر ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو چوری اور ان کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے نیپرا نے کیا اہداف دیے گئے اور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اس اعداد کو کہاں تک پورا کیا ہے. تو اس لیے دوبارہ میں کہوں گا سر کہ 2 سوال آپ نے کر دیے. بلوچستان کا جو ٹیوبویل کا ایشو ہے, جو ان رجسٹرڈ ٹیوبویل ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی پالیسی بیان دے دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. منسٹر فار انرجی. سر بہت مہربانی, آغا صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس سوال کے اندر مختلف جو پاور سیکٹر کے امپورٹنٹ پہلو ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں 5 منٹ اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا, بیکاز یہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی, MQM کی, باپ کی, علیم خان صاحب کی, چودھری صاحب کی پارٹی کی, ان تمام کولیشن گورنمنٹ نے ان 9-10 مہینے میں پاور ڈویژن کو سپورٹ کر کے کچھ ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں جن کو سننے اور نہ سننے کی خوف سے یہ لوگ شور مچا کے ہال سے آج نکلنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. ان میں ہمت نہیں ہے PTI میں کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کے ایشوز کے اوپر جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے اس کو سنیں, اپنی شکست کو تسلیم کرے اور حکومت کی پرفارمنس کو سراہے. لیکن اس سوال کے سلسلے میں کوئی 5-6 چیزیں آغا صاحب کی انفارمیشن کے لیے اور ہاؤس کے لیے دینا چاہوں گا. جون 2024 اور آج کے ریٹوں کے اندر انڈسٹری کے بجلی کے ریٹ 11 روپے فی یونٹ کم ہو چکے ہیں. باقی پورے پاکستان کے بجلی کے ریٹ 4 روپے فی یونٹ آج تک آلریڈی کم ہو چکے ہیں. 1457 ارب روپے جو IPPs کے سیٹھوں کی جیبوں کے اندر اگلے 10 سال کے اندر کنزیومرز کی طرف سے جانا تھا, اس کے کانٹریکٹس ریویو ہو کے, سائن ہو کے, اپروو ہو کے آلریڈی ان ایفیکٹ آ چکے ہیں. یہ وہی IPPs ہیں جو محمد علی کی رپورٹ کے مطابق جن کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے ان کو نمٹنا تھا, اور عمران نیازی نے ان کو بجائے کٹہرے میں کھڑا کر کے ہماری طرح عمل کرنے کے, اس نے ان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ذریعے لیگل رفڑوں کے اندر ڈال کے اور پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج نہیں اٹھانے دیا. آج ہم 28 سے زیادہ IPPs کے ساتھ کانٹریکٹس ریویو کر چکے ہیں, 1457 ارب روپے کا فائدہ پہنچا چکے ہیں. آج ہم نے
इंडिपेंडेंट मार्केट्स का इजरा की अथॉरिटी दे चुके हुए हैं। मार्च 2025 से बाद हुकूमत पाकिस्तान कोई बिजली नहीं खरीदा करेगी। लोग आपस में बिजली की खरीदो फरोख्त बल्क यूजर्स और प्रोड्यूसर आपस में किया करेंगे। आपकी एनटीडीसी की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। आपकी आज असेंबली में आने से पहले हुकूमत ने 71 रुपए फी यूनिट से कम करके 39 रुपए फी यूनिट ईवी की चार्जिंग स्टेशंस के लिए नया रेट आधा घंटा पहले हमने अनाउंस किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आलूदगी के अंदर कमी होगी। मोटरसाइकिल, रिक्शा, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, तमाम इन चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर कम बिजली की कीमत से चार्ज कर सकेंगे और महीने के अंदर 3 गुना सेविंग्स अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो वो कर सकेंगे। हमारी हुकूमत ने 26 रुपए यूनिट अपनी सरप्लस पावर की इंक्रीमेंटल डिमांड का रेट तय करके आज से 1.5 महीना पहले अनाउंस किया और ये सिर्फ 3 महीने के लिए शुरू में किया। इसको हम अगले 3 सालों के अंदर जितनी भी फालतू बिजली इस वक्त प्लांट्स के अंदर है उसको हम कंज्यूमर्स को ऑफर करने जा रहे हैं। इसी अप्रैल से पहले जिसका आगाज हो चुका है मियां नवाज शरीफ के हुक्म के ऊपर और वजीर आजम पाकिस्तान के कहने पे और कोalition पार्टीज की मेहरबानी के साथ आप अप्रैल के महीने तक इस खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाले मुल्क में शुमार हो सकते हैं इंशाल्लाह और होंगे। ये वो चीजें हैं जो आज से 9 महीने पहले नामुमकिन समझी जाती थी। ये वो चीजें हैं जो पहले किसी के ख्याल में भी नहीं आता था। पिछले 5 महीने में, पिछले साल के इन्हीं 5 महीनों के अंदर हमने एज अ मुल्क गर्दिशी कर्जे के अंदर 368 बिलियन रुपीस का इजाफा किया। इन 5 महीने में हमने न सिर्फ 368 अरब के नुकसान से बचाया बल्कि 12 अरब से गर्दिशी कर्जे को कम किया। हमारे ये 5 महीने पिछले साल के 5 महीने से 380 अरब रुपए बेहतर हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने मिस्टर स्पीकर पिछले साल इन्हीं 5 महीनों में 223 अरब का नुकसान किया था। इन 5 महीनों में 170 अरब का नुकसान किया है। 53 अरब रुपए नुकसान के अंदर कमी की है। अगले महीने आप वो ख्वाब जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी और ज़राअत पेशा लोग देखा करते थे, व्हीलिंग का ख्वाब, व्हीलिंग का, कि जहां से बिजली लो, खरीदो, उसको सिस्टम के ऊपर ट्रांसपोर्ट करो और अपनी अहाते तक लेके आओ, उस ख्वाब को, व्हीलिंग के ख्वाब को अगले महीने आपकी हुकूमत पाए तकमील तक पहुंचाने जा रही है। कल हमने तमाम पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को, तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज को एक्सीएन, चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की हाथ से निकाल के आज़ाद कर दिया है। अब से हम बिजली उस इंडस्ट्रियल एस्टेट के गेट पे पहुंचाएंगे। आइंदा आगे बिजली का कनेक्शन देना, लोड को इन्हांस करना, बिलिंग वसूल करना उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की अपनी जिम्मेवारी होगी, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कोई अफसर ना पैसा खा सके, ना उसके हाथ में बीन होगी, ना वो बीन बजा सकेगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कराची इलेक्ट्रिक ने एक रेगुलेटर को एक 7 साल का एक बिजली का टैरिफ के लिए अप्लाई किया। नूर आलम साहब, अगर वो टैरिफ, सुनने वाली बात, अगर वो टैरिफ की इजाजत दी जाए तो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को अगले 7 साल में सिर्फ केई की मद में 550 अरब रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। तो आप आईपीपी से जान छुड़वा के
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अगले 10 साल के लिए अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार रहते। हमने उसको एक एक पटिशन को पील ऑफ किया। हमने रेगुलेटर को लिखा कि ये 550 अरब रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो हमारी नजर में जायज नहीं है। उनको 10 रुपए यूनिट का इजाफा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि क्यू ब्लॉक उसका पे करता है, क्योंकि हैदराबाद का कंज्यूमर कराची के ज्यादा टैरिफ का बोझ उठाता है, क्योंकि पेशावर और लाहौर और मुल्तान वाला बोझ उठाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म टैरिफ है। तो हमने इस 550 अरब रुपए की कमी को इंश्योर करने के लिए रेगुलेटर को लिखा। जनाब स्पीकर, हम इस वक्त मुल्क में जहां जहां बिजली स्पेयर है उसकी ऑक्शनिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर सिंध के सूबे के अंदर बिजली और तरसीली निज़ाम के तहत कहीं और नहीं जा सकती तो सिंध की इंडस्ट्री उसका फायदा क्यों ना उठाए। वो हमारे पावर प्लांट्स के अंदर दब के बिजली क्या कर रही है इस वक्त। हम उस तमाम सरप्लस पावर का एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शनिंग मैकेनिज्म लाके अगले 2 से 2.5 महीने में अगले 5 साल की तमाम सरप्लस पावर को एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के जरिए तमाम इंडस्ट्रीज को, साहिवाल का प्लांट अगर 80% चल रहा है और 20% चल रहा है, 80% नहीं चल रहा, तो वो बाकी 80% बिजली सस्ती करके क्यों नहीं दे सकता। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं उसका फायदा उठा सकता। हमारा कंज्यूमर कमर्शियल क्यों नहीं उसका फायदा उठा सकता। ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान की ये हुकूमत, ये कोalition गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्बार्क अपॉन कर चुकी है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन पहली दफा, हमारे तमाम कंडीशंस जो हमने पूरे करने थे वो 31 जनवरी को पूरे हो जाएंगे और प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एडवाइजर अगले चंद महीने में उसकी ट्रांजैक्शन को का आर्किटेक्चर तैयार करके उसको बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की मंडियों में पेश कर देगा। जनाब स्पीकर, नेट मीटरिंग, हम घबराते थे पिछले साल कि नेट मीटरिंग का जो सारा निज़ाम है उसकी रेट के अंदर अगर ख़रीदारी जो इस रेट पे हम करते हैं कि लोग पता नहीं हमारा क्या करेंगे। जनाब स्पीकर, सिर्फ अमीर आदमी के पास आज नेट मीटरिंग की फैसिलिटी है। कोई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का मालिक भी आज नेट मीटर का मालिक नहीं है। ये अमीर लोग बशमूल मेरे जिनके नेट मीटर्स हैं, ये बाकी ग्रिड के ऊपर आज तकरीबन 125 अरब रुपए का इजाफी बोझ है। हम ऐसा एक निज़ाम लेके आ रहे हैं जिसके तहत इन नेट मीटर्स को पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन 18 महीने के अंदर वो पैसा पूरा नहीं कर सकेंगे। उनको 4 साल का पे बैक पीरियड होगा। ये भी तो बहुत अच्छा पे बैक पीरियड है। आज हमारा नेट मीटर का यूज़र और बिजली बेचने वाला इस वक्त बाकी गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो मिडिल क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस के ऊपर एक बोझ है। आप हवाई जहाज़ पे उड़ते हैं, आप देखें DHAs और गुलबर्ग्स और F6s और इस्लामाबाद के बड़े इलाकों के अलावा और कराची के क्लिफ्टन और इनके अलावा और किसके पास नेट मीटर्स हैं। आप जाएं झुग्गियों में देखें, लोअर मिडिल क्लास को देखें, नहीं है। तो हम नेट मीटरिंग के मैकेनिज्म को भी ज़्यादा एफिशिएंट, इन्वेस्टर फ्रेंडली और एक फेयर प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये वो तमाम रिफॉर्म्स हैं जो सवाल में पूछे गए और मेरा फर्ज बनता था कि आपने आपके सामने ये बड़ी रखूं। कॉम्प्रिहेंसिव मेरा ख्याल है जवाब दिया है। अब इस मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरी स्क्रीन भरी हुई है जो ऑनरेबल मेंबर सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक पार्टी से एक एक को और एडिशनल सवाल दे दूंगा। उस्मान बदीनी साहब, आप सप्लीमेंट्री कीजिए। जी, तो आप अपने माइक पे जाएं। ये कैसे हो सकता है काम नहीं करना? आपने जोर से मुक्का मारा होगा। चलें, ये आगे वाला खोल दें और माइक ठीक कराएं। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सप्लीमेंट्री कीजिए। जी, सबसे पहले मैं बलूचिस्तान के ज़मींदारों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब
اور اویس لغاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں یہ بلوچستان کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا اور اس کو ایڈریس کیا گیا اور پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے خاص طور پہ بلوچستان کے اسکول اور مدارس کو بھی اگر ہم سولرائزیشن پہ لے آئیں تو اس سے ایک بڑا اچھا میسیج بھی جائے گا بلوچستان کو. اور بلوچستان میں کئی ایسے اسکول اور مدارس ہیں جہاں بجلی کی کنیکشن تو ہے ہی نہیں. دوسری جانب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے زمینداروں کے علاوہ جو باقی لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو اس وقت اس دور میں بھی صرف اور صرف 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے. آپ سوال کیجئے. یہ میں یہی کوشچن کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف 3 گھنٹے جب بجلی ملے گی اور آج جتنے بھی جابز ہمارے پروجیکٹس میں آ رہے ہیں وہ سب انٹرنیٹ کے تھرو اس پہ جانا پڑتا ہے. کیا وہ بچے وہ لوگ اس جابز کے لیے اپلائی کر بھی سکتے ہیں؟ جب وہ اپلائی کر ہی نہیں سکتے ان بچوں کو ہم جاب پھر کیسے دے سکتے ہیں؟ تو لہذا ریکویسٹ ہے اگر بلوچستان میں بجلی 12 گھنٹے دے دیں 3 گھنٹے کے بجائے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سے مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں. جی منسٹر فار انرجی. سر یہ بجلی سر ہر فیڈر کے اوپر اس کے لاسز کے مطابق کے علاوہ وی کانٹ گو بیونڈ دیٹ. گردشی قرضہ بڑھے گا, نقصانات بہت ہوں گے. اگر بہتر ان فیڈرز کے اندر لاسز کی کمی ہوگی تو ہم بجلی ضرور دے سکتے ہیں, ورنہ یہ جو ایک بیسک پیرامیٹر ہے اس سے ہم انفارچونیٹلی نہیں ہٹ سکتے. جی سید حفیظ الدین صاحب سپلیمنٹری. مائک کھولیں سید حفیظ الدین صاحب کا. جی منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے. انہوں نے کے الیکٹرک کا ذکر کیا اور بتایا کہ 500 ارب کی وہ ایک اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور 10 روپے بجلی بڑھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک اس سارے معاملات کے اندر تمام آئی پی پیز میں اپنے آپ کو مختلف سمجھتی ہے اور وہ آپ کو رسپونڈ بھی پراپر نہیں کرتی, نہ ہی اسمبلی کے ارکان کو پراپر رسپونڈ کرتی ہے. اس سلسلے میں وہ بتا سکتے ہیں کہ صرف نیپرا کو لیٹر لکھنے سے کام چل سکتا ہے یا اس کے اوپر اور کوئی پروسیڈنگ بھی ہو رہی ہے آگے؟ شکریہ. جی منسٹر فار انرجی سردار اویس. سر ریگولیٹر کا پورا ایک میکینزم آلریڈی ڈیفائنڈ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, اور ہم اسی میکینزم کے ذریعے جو بھی ہمارے اختیارات ہیں اس کے مطابق ہم ان کو نہ صرف ایڈوائز بھیج رہے ہیں, اپنے کامنٹس بھی بھیج رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم اس وقت انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. ایک ٹرانسپیرنٹ اس کی پوری ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ہیئرنگز ہیں. اگر یہاں ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم ٹرائیبیونلز میں جائیں گے, لیکن اپنی عوام کی سستی بجلی کے لیے کسی ریگولیٹر یا ڈسٹریبیوشن کمپنی کو آئندہ عوام کے ساتھ ایک کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. جی شگفتہ جمانی صاحب آخری سپلیمنٹری اس پہ. تھینک یو جناب اسپیکر. سر میرا سوال یہ ہے کیونکہ ابھی منسٹر صاحب نے بڑا تفصیلی اور آپ نے بھی کمنٹ کیا کہ کمپریہنسو جواب دیا ہے اور لگتا تو یہی ہے کہ سب اچھا ہو گیا ہے, لیکن جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں کہ یہ الیکٹرک میں کی ناک میں کوئی نکیل ڈالنے والا ہے یا نہیں ہے. ایک سر 2 مہینے سے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے کراچی کا, اور اے سی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اے سی چلے. ایک گھر میں اس ایک مہینے میں 1.5 لاکھ روپے بل آتا ہے, دوسرے مہینے 50,000 روپے بل آتا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور صرف لیٹر لکھنے نیپرا کو یا اس طرح کی حالات سے فیس کرنا یا یہاں پہ آ کے اچھی باتیں کرنا یہ اس چیز کا حل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سی او ہیسکو کے لیے میں بات کروں گی. حیدرآباد میں میرا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے. حیدرآباد قاسم آباد میں سر 10 منٹ بجلی آتی ہے. میں قرآن کے نیچے کھڑی ہوئی ہوں, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت. 10 منٹ بجلی آتی ہے, 3 گھنٹے بجلی بند. اس موسم میں جہاں نہ اے سی چلتا ہے نہ کوئی ہیٹر چلتا ہے, بجلی کہاں ہے؟ صرف آ کے یہاں پہ بیان بازی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جب سی او ہیسکو کو فون کرو تو وہ صاحب موصوف جو ہے فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی مشکل سے فون اٹھایا, اس کے بعد 3 گھنٹے بجلی آئی, لیکن پھر وہی روٹین رہا.
تو ہمارا کیا قصور ہے کہ 10 منٹ بجلی ہمیں آتی ہے, آپ کہتے ہو بجلی پڑی ہوئی ہے, 10 منٹ بجلی آتی ہے, 3 گھنٹے بجلی بند ہے, اس کا کوئی جواب یا اس کا کوئی حل بتائیں. منسٹر انرجی. جی میں پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں جی ہیسکو اور سیپکو کی خاص طور کے اوپر. وہ میری منسٹری کے انڈر ہی 2 ادارے ہیں, ان کے بورڈز اس وقت جو بورڈز ہونے چاہیے بہتر وہ اس وقت نہیں ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹو برنگ اے نیو بورڈز. انشاءاللہ اپنے تمام کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ان کی انپوٹ کے ساتھ اس کو چینج کریں گے تاکہ اکراس دا بورڈ ہر ایک کو ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی کے اندر کوئی بہتری اور امپرومنٹ دکھائی دے.